हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टडी करने के लिए हमने एग्जांपल लिया कॉपर मेटल का। तो इसमें क्या करेंगे, फर्स्टली एक बीकर में कॉपर का सॉल्ट ऐड करेंगे, उसे वाटर में डिज़ोल्व कर देंगे। वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद जब ब्रेक हो जाएगा कॉपर आयन एंड सल्फेट आयन। फिर क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड ऐड कर देंगे। इलेक्ट्रोड किस मेटल का ऐड करोगे, जिस मेटल का सॉल्यूशन है कॉपर मेटल का, तो कॉपर का ही इलेक्ट्रोड ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे क्या है, 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। 3 पॉसिबिलिटी कौन कौन सी होंगी। फर्स्ट तो है नो रिएक्शन, कि इस कॉपर के इलेक्ट्रोड एंड कॉपर के सॉल्यूशन के बीच में कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन ना हो, ना कोई ऑक्सीडेशन ना रिडक्शन। फर्स्ट केस तो ये हो सकता है। अब सेकंड पे मूव करते हैं। सेकंड केस क्या हो सकता है कि हो सकता है हमारा कॉपर आयन इस इलेक्ट्रोड के पास जाए और वहाँ पे जाकर कुछ इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। अब कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मोस्टली जितना चार्ज होता है, तो चार्ज +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। गेन करने के बाद हो जाएगा न्यूट्रल, तो उसको लिख देंगे कॉपर सॉलिड, क्योंकि अब कॉपर एटम में कन्वर्ट हो जाएगा इस आयन से। ये आयन किस में था, वाटर में, तो इसके लिए आप यहाँ पे एक्वस लिख सकते हो। तब सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि हमारे कॉपर आयन का क्या हो सकता है, कॉपर आयन का हो सकता हो रिडक्शन हो जाए, क्योंकि चेक कर लो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। अब थर्ड पॉसिबिलिटी पे मूव करते हैं। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि हो सकता है इस सॉल्यूशन में जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है इसमें क्या है, कॉपर एटम। तो इसमें जितने भी कॉपर एटम है, हो सकता है उन कॉपर एटम में से किसी का ऑक्सीडेशन हो जाए। ऑक्सीडेशन मतलब कोई कॉपर एटम यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। अब कितने लूज करेगा, कॉपर पे आता है मोस्टली +2 चार्ज, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज। अब जब कॉपर एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो ये आयन फॉर्म हो गया। आयन इस वाटर में, इस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व हो जाएंगे, तो यहाँ पे लिख दिया एक्वस। तो टोटल हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी हो गया। फर्स्टली कोई रिएक्शन ना हो, सेकंड हो सकता हो कॉपर आयन का रिडक्शन हो जाए, थर्ड क्या हो सकता है, हो सकता मे बी वहाँ पे कॉपर का क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन हो जाए, कॉपर एटम इलेक्ट्रॉन लूज करना स्टार्ट कर दें। अब फर्दर हम सपोज कर लेते हैं कि मेटल का क्या होता है, मेटल मोस्टली इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करती हैं। तो फर्दरली सपोज कर लेते हैं कि इस मेटल का टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को मोर लूज करना। तो इस रिएक्शन को दोबारा रिपीट करते हैं। नीचे हमने क्या कह दिया कि मेटल का टेंडेंसी मोर होता है, टेंडेंसी मोर, क्या टेंडेंसी मोर है, फॉर इलेक्ट्रॉन लूज, कि इलेक्ट्रॉन को लूज करे। तो जब आप चेक करो, जब हमारा कॉपर इलेक्ट्रोड जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो इसकी सरफेस पे आते जाएंगे और ये कॉपर एटम है जो आयन की फॉर्म में इस सॉल्यूशन में आता जाएगा। कॉपर आयन इस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में बढ़ते जाएंगे। तो हमारे सॉल्यूशन में क्या इंक्रीज होगा, सॉल्यूशन में इंक्रीज होगा पॉजिटिव चार्ज। क्यों इंक्रीज होगा, ड्यू टू कॉपर +2 आयन, क्योंकि कॉपर एटम अब आयन की फॉर्म में चेंज हो रहा है। अब क्या होगा, थोड़े टाइम बाद जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, अब पॉजिटिव क्या चाहता है कि उसको नेगेटिव मिल जाए, तो फिर रिवर्स रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव अब इस पूरे सॉल्यूशन में पॉजिटिव कर गया इंक्रीज, और इस इलेक्ट्रोड पे क्या है, इलेक्ट्रॉन के कारण नेगेटिव चार्ज है। तो थोड़े टाइम बाद क्या रिवर्सिबल रिएक्शन स्टार्ट होगा
कि जे कॉपर आयन उन इलेक्ट्रॉन को गेन करना स्टार्ट कर देंगे। जब कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करना स्टार्ट करेंगे, दोबारा से कॉपर एटम में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देंगे। अब क्या होगा, थोड़े टाइम बाद इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्विलिब्रियम का मीनिंग कि उस टाइम कॉपर एटम कॉपर आयन में कॉन्टिन्यूसली कन्वर्ट होंगे और कुछ कॉपर आयन कॉपर एटम में कॉन्टिन्यूसली कन्वर्ट होंगे। अब इक्विलिब्रियम के टाइम में क्या होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिव होगा इस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन के कारण, और यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इलेक्ट्रोड पे क्या है, इलेक्ट्रॉन के कारण कुछ ना कुछ नेगेटिव चार्ज होगा। कब, इक्विलिब्रियम के टाइम पे। और इस सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयंस के कारण इस सॉल्यूशन में होगा एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज। तो अब इक्विलिब्रियम में क्या हो गया, चार्ज का सेपरेशन हो गया कि इलेक्ट्रॉन ने एक्वायर कर लिया नेगेटिव चार्ज को और सॉल्यूशन ने एक्वायर कर लिया पॉजिटिव चार्ज को। तो इस चार्ज सेपरेशन के कारण इस इलेक्ट्रोड एंड इस सॉल्यूशन में एक पोटेंशियल क्रिएट होगा। उस पोटेंशियल को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन क्या हुआ, द पोटेंशियल सेटअप between metal electrode एंड एक तो मेटल इलेक्ट्रोड है, दूसरा क्या है, सॉल्यूशन है किसका, इस मेटल के आयंस का। तो लिख सकते हैं द पोटेंशियल सेटअप बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन ऑफ इट्स आयंस is called इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये सिंपल सा डेफिनेशन होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, एक पोटेंशियल है जो सेट हो गया किसके बिटवीन, मेटल के इलेक्ट्रोड एंड उस सॉल्यूशन के बीच में, उसके आयन के सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल सेट हुआ है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्यों क्रिएट हुआ वो भी आपको बता दिया, ड्यू टू चार्ज सेपरेशन, क्योंकि नेगेटिव अलग हो गए पॉजिटिव अलग, चार्ज सेपरेशन के कारण ही पोटेंशियल सेट हुआ है। उसी पोटेंशियल को बोल रहे हैं इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। अब फर्दर चेक करते हैं इसका टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज रिडक्शन पोटेंशियल एंड सेकंड इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब इसके लिए आपको लर्न करना पड़ेगा, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला बोलो। वो सिंपल सा फॉर्मूला या सिंपल सा ट्रिक क्या है कि रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विद ऑपोजिट साइन। क्योंकि अब सभी को पता है कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होते हैं, एक दूसरे का रिवर्स होते हैं। तो इसीलिए रिडक्शन पोटेंशियल भी क्या होगा, ऑपोजिट होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का। उस ऑपोजिट को शो करने के लिए नेगेटिव साइन लगा दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चेक करो, जिंक का अगर ऑक्सीडेशन शो करना है, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन शो कर दिया, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया जिंक का। अगर रिडक्शन शो करना है तो अब इसको इलेक्ट्रॉन गेन करवा दो, गेन करने पे ये आयन कन्वर्ट हो जाएंगे एटम में। चेक कर लो ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या है, कंप्लीटली रिवर्स। तो बोल देंगे रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के इक्वल होगा विद ऑपोजिट साइन।
तो अब अगर रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल हैं विद ऑपोजिट साइन, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को दो फॉर्म में स्टडी नहीं करेंगे कि हम उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी स्टडी करें और ऑक्सीडेशन, दो नहीं स्टडी करेंगे, सिर्फ एक को स्टडी करेंगे। क्योंकि जब एक का वैल्यू आपको पता चल गया, दूसरे के लिए क्या करना है, उसी वैल्यू में एक नेगेटिव को मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.76 वोल्ट, ये जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल होता है। अब जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल आपको बता दिया, अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा, एक माइनस से और मल्टीप्लाई कर दो तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा 0.76 वोल्ट। तो अब चेक करते हैं अब रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को शो कैसे करेंगे। तो अब इतना लर्न कर लो कि दो नहीं स्टडी करेंगे, पूरे चैप्टर में एक ही स्टडी करेंगे। अब हमारी बुक किसके अकॉर्डिंग है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करा जाता है रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में। तो अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिनोट करेंगे ई के साथ। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल, फिर से जिंक का एग्जांपल लेते हैं। तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ चेक करो जिंक +2 है। अब जिंक +2 है, जो जिंक आयन है, जिंक में कन्वर्ट होने के लिए चेक करो क्या गेन कर रहा है या लूज। अब सभी को पता है अब +2 जब 2 गेन करेगा तब जिंक में कन्वर्ट होगा। अगर आप इधर से इधर मूव करोगे आपको लग रहा है गेन हुआ है, अगर गेन हो रहा है तो यह रिप्रेजेंट कर रहा है रिडक्शन पोटेंशियल को। इसके आगे जो भी वैल्यू होगा वो किसका होगा, रिडक्शन पोटेंशियल का होगा। ये आपको ये बताएगा कि चेक करो अच्छे से इसको कि रिडक्शन लग रहा है या ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट कॉपर को चेक करते हैं। अब सभी को पता है अगर कॉपर +2 आयन 2 गेन करेगा तो कॉपर एटम में चेंज हो जाएगा। तो ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है 0.34 वोल्ट। अब सपोज करते हैं इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा। ऑक्सीडेशन के लिए क्या, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होना चाहिए। तो कॉपर जब लूज़ करेगा, कितने लूज़ करता है पता है हमको, 2, मोस्टली 2 लूज़ करता है। तो जब लूज़ करेगा, लूज़ को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो अब ये पूरा वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को। अब रिडक्शन ऊपर लर्न कर लिया कि रिडक्शन पोटेंशियल होता है 0.34 वोल्ट। तो ऑक्सीडेशन कितना लिखोगे, अगर आपको ये रिलेशन याद है तो आप एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, तो बोल दोगे 0.34 वोल्ट। तो सिमिलरली हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का क्लियर कर लिया कि हमको कैसे चेक करना है कि ये रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन। सिंपली यहाँ पे रिएक्शन चेक करो कि आपको रिडक्शन रिएक्शन लग रहा है या फिर ऑक्सीडेशन। बेसिकली तो पूरे चैप्टर में इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में ही लिखा है। क्यों लिखा है वो आपको बता दिया कि दोनों इक्वल हैं विद ऑपोजिट साइन। तो दो नहीं स्टडी करेंगे, सिर्फ एक ही स्टडी करेंगे। अगर दूसरा कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया तो ये कंसेप्ट वहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो पूरा चैप्टर है हमारा रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को शॉर्ट में लिख दिया EP। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में लर्न किया स्पेसिफिक वर्ड को, कि जब भी कभी स्पेसिफिक वर्ड आए किसी भी टर्म के आगे तो स्पेसिफिक का मीनिंग क्या है कि वहाँ पे कुछ फिक्स है। वैसे ही
अगर स्टैंडर्ड वर्ड आए तो वहाँ पे भी कुछ फिक्स है। क्या फिक्स है ये हम लर्न करेंगे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे बात हो रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, तो यहाँ पे क्या क्या फिक्स है वो चेक कर लो। एक तो जो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करोगे, फॉर एग्जांपल अब जिंक का एग्जांपल ले लेते हैं, तो जिंक का सोल्यूशन होगा। एक तो फिक्स है उसमें कंसंट्रेशन, कि अब इस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन कितना ऐड करना, 1 मोलर मतलब 1 मोल पर लीटर, ये फिक्स कर दिया एक स्टैंडर्ड। तो दूसरा स्टैंडर्ड, इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में भी लिख सकते हो आप 298 केल्विन। एक टेम्परेचर फिक्स, दूसरा कंसंट्रेशन फिक्स, तीसरा सपोज करो ये कंटेनर है इस रूम में, तो रूम में जा कहीं भी प्रेशर कितना लगता है सभी को पता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है तो प्रेशर कितना बोल दोगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है 1 atm। 1 atm और 1 बार अप्रॉक्सीमेटली सेम होते हैं, बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंस होता है बट वो डिफरेंस वेरी स्मॉल होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 1 बार को 1 atm के इक्वल बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे चेक कर लो स्टैंडर्ड का मीनिंग फिक्स, क्या क्या फिक्स है, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कितना फिक्स है आपको बता दिया। ये 1 मोलर, प्रेशर 1 atm, टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर जो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अब इस कंडीशन पे जो भी इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा उसको क्या बोल देंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल देंगे। अब जिंक जो हमने स्टडी किया कि जिंक आयन कन्वर्ट इनटू जिंक, चेक कर लो रिडक्शन रिएक्शन है। जो हमने रिडक्शन पोटेंशियल इसका प्रीवियस स्टडी किया कि -0.76 वोल्ट, वो क्या स्टडी किया था, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही स्टडी किया था। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए और याद कर लो कि स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे नोट लिखेंगे। नोट में क्या बताएगा कि ये स्टैंडर्ड वैल्यू है जो स्टैंडर्ड कंडीशन पे ऑब्टेन की गई होगी। ये थोड़ा सा फर्क है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सिंपल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मीनिंग क्या है, उसमें जो कंडीशन फिक्स नहीं होगी, कोई भी एक जा हो सकता सारी की सारी चेंज की गई हो। बट यहाँ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहने के लिए कोई भी कंडीशन चेंज नहीं होना चाहिए। उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ई नॉट से। अब चेक करते हैं फैक्टर्स चेक करेंगे। जो फैक्टर इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को सिंपली हम बोल देंगे रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि अब पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में ही स्टडी करना है हमको। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कौन कौन से फैक्टर रिडक्शन पोटेंशियल को इफेक्ट करेंगे। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रिडक्शन पोटेंशियल, सिंपली आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोल सकते हो। तो फर्स्टली तो बोल देंगे नेचर ऑफ मेटल, नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयंस, क्योंकि अभी हमने स्टडी किया कि जिंक का -0.76 वोल्ट है और कॉपर का 0.34 वोल्ट है। तो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड किया, मेटल की नेचर एंड उसके आयंस की नेचर के ऊपर डिपेंड किया डायरेक्टली ये रिडक्शन पोटेंशियल। अब मूव करते हैं नेक्स्ट फैक्टर कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट है कि रिडक्शन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ आयंस या कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हो। जैसे जैसे आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, अगर आयंस मोर तो रिडक्शन पोटेंशियल भी मोर। तो अब मूव करते हैं थर्ड फैक्टर, थर्ड है टेम्परेचर। अब पता है हमें जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है,
हम सभी को पता है डिसोशिएशन और आयनाइजेशन इंक्रीज होता है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ज़्यादा डिसोशिएशन होगा। अब ज़्यादा डिसोशिएशन होने के कारण क्या होगा, आयंस का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा सॉल्यूशन में। अगर आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज। तो सिंपली लिख देंगे डिसोशिएशन इंक्रीज, इससे क्या होगा, कंसंट्रेशन किसका, आयंस का इंक्रीज होगा। अगर आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया तो रिडक्शन पोटेंशियल भी बोल देंगे इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। फैक्टर तो हमने डिस्कस कर लिए, अब मूव करते हैं सेल पोटेंशियल पे। तो हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट है ईएमएफ और सेल पोटेंशियल ऑफ अ सेल। ईएमएफ को ही सेल पोटेंशियल बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ईएमएफ को रिप्रेजेंट करते हैं ई सेल के साथ। ई के पैर में लिख दो सेल, ईएमएफ बोल दो, सेल पोटेंशियल बोल दो या फिर ई सेल। अब ये ईएमएफ क्या है, हमारे को ये पता है कि हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, इसका शॉर्ट डायग्राम, थोड़ा रफ डायग्राम बना देते हैं यहाँ पे, कि हमने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टडी किया उसमें एक कैथोड था, दूसरा क्या था, एनोड। एनोड फॉर एग्जांपल हमारे पास जिंक का था, कैथोड हमने एग्जांपल लिया था कॉपर का। अब कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कुछ और है और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कुछ और है, अभी अभी स्टडी किया। तो अब ईएमएफ क्या है, ईएमएफ की सिंपल सी डेफिनेशन है, हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर्मूले से ही डेफिनेशन फॉर्म हो जाएगा। ईएमएफ क्या है, इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड। तो इसको लिख देंगे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो अब रिडक्शन पोटेंशियल, ईएमएफ क्या हुआ, ईएमएफ इज द डिफरेंस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। इस ईएमएफ को आप ई सेल भी लिख सकते हो। अब हमको पता है कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल, उसको कैसे लिखोगे, कॉपर आयन चेंज इनटू कॉपर, रिडक्शन रिएक्शन है, कितना वैल्यू था इसका, 0.34 वोल्ट। अब जिंक का, जिंक का आयन कन्वर्ट होगा जिंक में, इसका वैल्यू था -0.76 वोल्ट। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ ई सेल या फिर ईएमएफ का फॉर्मूला एक था, क्या बताता है कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, कैथोड कौन था इसमें, कॉपर, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34, फिर बाद में रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का। तो इस सेल में एनोड था जिंक, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल है -0.76। अब नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, सभी को पता है पॉजिटिव। तो अब इनका सिंपल एडिशन करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1.1 वोल्ट। आप इजीली इसका प्लस करके इसको चेक कर सकते हो, 1.1 वोल्ट हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगा। अब हमको चलो कैलकुलेशन नहीं, हमको चेक करना है कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है हमारा, ईएमएफ। सिंपल सा डेफिनेशन हो गया कि रिडक्शन पोटेंशियल का माइनस कर दो कैथोड एंड एनोड का, उसको बोल देंगे हम ईएमएफ। अब हमारे पास जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, उसके बाद स्टडी किया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऐसे ही हमारे पास ईएमएफ एंड स्टैंडर्ड ईएमएफ, उसको ये भी बोल सकते हो सेल पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अब चेक करो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं,
सारी की सारी स्टैंडर्ड वैल्यू को चेक कर रहे हैं। जिंक का भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल था, कॉपर का भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल था। अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को यूज़ कर रहे हो तो ईएमएफ या फिर ई सेल भी क्या होगा, स्टैंडर्ड। तो इसके ऊपर क्या लिख देंगे, नोट से रिप्रेजेंट कर देंगे इसको। तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कॉपर एंड जिंक के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिडक्शन पोटेंशियल है 1.1 वोल्ट। तो अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे। तो अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, उसको चेक करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको ये शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे हम SHE शी से रिप्रेजेंट कर देंगे। इसका एक नेम और है, स्टैंडर्ड की जगह लिख देंगे नॉर्मल, नेक्स्ट फिर हाइड्रोजन, फिर इलेक्ट्रोड। तो इससे शॉर्ट रिप्रेजेंट हो जाएगा NHE। NHE का फुल फॉर्म नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इस शी को चेक करते हैं कि ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है। तो ये बेसिकली क्या है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रोड है। फर्स्टली इसका स्ट्रक्चर चेक करते हैं, इसमें क्या क्या ऐड करना है हमको। तो फर्स्टली इसमें ऐड करेंगे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड, अगर स्टैंडर्ड लिखा है तो कुछ फिक्स होगा। क्या फिक्स है, इसका कंसंट्रेशन 1 मोलर। और क्या फिक्स होगा, टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर होगा, पूरे सिस्टम को रखेंगे एट 298 केल्विन, या फिर लिख सकते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। तो और क्या, इसमें एक इलेक्ट्रोड ऐड करेंगे। अब हाइड्रोजन तो सभी को पता है गैस है, तो इलेक्ट्रोड किसी मेटल का यूज़ करेंगे। वो इलेक्ट्रोड इसमें यूज़ करेंगे प्लैटिनम का। यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया वायर को। अब ये आपको पता चल गया ये क्या है, प्लैटिनम वायर। अब ये क्या है, यह सिंपल प्लैटिनम फॉयल। प्लैटिनम फॉयल। और क्या करेंगे इस सॉल्यूशन में, इस सॉल्यूशन में हम यहाँ से पास करेंगे हाइड्रोजन गैस को। हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे। अब जब गैस को पास करना है, सभी को पता है गैस किसी न किसी प्रेशर से पास की जाएगी, बट यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन होने के कारण वो भी चेंज नहीं कर सकते, फिक्स होगा। वो इस हाइड्रोजन गैस का प्रेशर कितना होगा, वो होगा 1 बार। 1 बार या फिर आप 1 ATM बोल सकते हो, दोनों में से कोई भी बोल सकते हो। हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे एट 1 ATM प्रेशर। अब चेक कर लो जो हम कंडीशन लिख रहे हैं, 1 ATM कंडीशन क्या होगा, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और 25 डिग्री सेल्सियस भी क्या है, एक नॉर्मल टेम्परेचर है। ना ही ये टेम्परेचर बहुत ही लो है, ना ही हाई। ना इस टेम्परेचर पे हमें गर्मी लगेगी, ना ही ठंड। ये कंडीशन भी हमारे लिए नॉर्मल है। अब नॉर्मल कंडीशन होने के कारण ही यहाँ पे ऐड कर दिया वर्ड को नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोल दिया। नॉर्मल क्या बता रहा है कि इसमें नॉर्मल कंडीशन है। स्टैंडर्ड का मीनिंग पहले ही लर्न कर लिया कि कुछ फिक्स है। फिक्स तो हमें दिख ही रहा है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन फिक्स है। तो स्टैंडर्ड वर्ड भी स्टडी कर लिया, नॉर्मल भी स्टडी कर लिया। अब इस शी को स्टडी करते हैं। अब शी को फॉर्म करने के लिए क्या क्या यूज़ किया वो आपको बता दिया। अब आपको इसके मेन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को लर्न करना होगा। फर्स्टली क्या है,
कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ शी इज 0, कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, इसको क्या बोल रहे हैं हम, या इस चैप्टर में या पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इस शी को एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे नेक्स्ट चेक करेंगे। एक बार ऐसा लर्न कर लो कि ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। अगर इसको रेफरेंस पोज कर रहे हैं तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको हम रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, उसको भी सपोज कर रहे हैं कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल को लेट कर लिया कि 0 है। और दूसरी बात क्या है कि जे शी एक्ट एज एनोड एज वेल एज कैथोड। तो ये हमारे दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हो गए इसके। फर्स्टली तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 है। नेक्स्ट, ये कैथोड की तरह भी एक्ट कर सकता है और एक्ट कर सकता है एज अ एनोड। एनोड कैथोड दोनों की तरह एक्ट कर सकता है। अब फर्स्टली चेक करते हैं, जब ये एक्ट करेगा एज अ एनोड तो फर्स्ट लिख देते हैं व्हेन एक्ट एज एनोड। अब सभी को पता है एनोड पे क्या होता है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन का मीनिंग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब चेक कर लो इस HCl में एक H पॉजिटिव है, दूसरा Cl नेगेटिव। H पॉजिटिव ने तो पहले ही इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ये तो नहीं लूज करेगा। अब कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये हमारा हाइड्रोजन, क्योंकि इसका नाम ही हाइड्रोजन है। कभी भी क्लोरीन को मत लूज करवा देना इलेक्ट्रॉन, नाम में हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का ही ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का ही रिडक्शन करना है। अब ये लूज नहीं कर सकता क्योंकि पहले ही लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन होता है वो भी लूज कर दिया इसने। अब कौन लूज करेगा, जो हाइड्रोजन गैस बाहर से ऐड कर रहे हैं वो फर्स्टली क्या होगी, फर्स्टली तो ये प्लेटिनम वायर या प्लेटिनम फॉयल इसको हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करेगा, कि मतलब हाइड्रोजन जाके इसकी सरफेस पे चिपक जाएगा। फिर बाद में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन स्टार्ट होगा। अब ऑक्सीडेशन पता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सिंपल सा रिएक्शन है, सभी को पता है, एक H के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, अगर लूज कर देगा वो H पॉजिटिव फॉर्म कर लेगा। अब कितने H है हमारे पास, 2, तो हमारे पास फॉर्मेशन होगा 2H पॉजिटिव, 2H पॉजिटिव का, और साइड में लिख देंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अब सभी को पता है कि H पॉजिटिव अब इस सॉल्यूशन में आ जाएंगे, तो ये सिंपल सा रिएक्शन हो गया एक्ट एज अ एनोड, कि जब शी एनोड की तरह एक्ट करेगा ऑक्सीडेशन होगा। लर्न कर लो किसका होगा, जो हाइड्रोजन गैस पास करोगे आप इस सॉल्यूशन में। तो अब चेक करते हैं हम, एक्ट एज अ कैथोड, एक्ट एज कैथोड। जब शी एज अ एक्ट करेगा कैथोड का तो इसका क्या होगा, रिडक्शन। अब रिडक्शन का मीनिंग क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कौन गेन करेगा, गेन करेंगे जहाँ जो H पॉजिटिव है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जितना चार्ज, तो चार्ज है +1, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। गेन करने के बाद चेंज हो जाएगा हाइड्रोजन एटम में। अब सभी को पता है कि हाइड्रोजन एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि उसका डुप्लेट कंप्लीट नहीं है। तो इसको सिंपली 2 लिख के बैलेंस कर देंगे हम। तो ये रिएक्शन हो गया एज अ एनोड का, ये रिएक्शन हो गया हमारे एज अ कैथोड का। तो यहाँ पे हमने इस शी को कंप्लीट कर लिया कि कौन कौन सी इसकी रिएक्शन है, कौन कौन से इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो हमने बोला था कि शी क्या है, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। रेफरेंस का मीनिंग क्या है, कि जो भी हम स्टडी कर रहे हैं, कि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल हमने स्टडी कर लिया कि जिंक का है -0.76 वोल्ट,
कॉपर का स्टडी कर लिया 0.34 वोल्ट। जो हम स्टडी कर रहे हैं इसको रेफरेंस पोज करके या रेफरेंस बनाकर फाइंड किए गए हैं ये। अब चेक करते हैं जे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे फाइंड किए, इसको रेफरेंस बना के अब उसको चेक करते हैं। तो अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए कि इस शी को जब हम एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड सपोज करेंगे, जब इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड सपोज करना है तो आपको क्या लेट करना है कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल है 0। तो इस कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, किसी और इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड करेंगे। अब कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए मैंने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फॉर्म किया। अब पता है राइट पे क्या होता है रिडक्शन, तो ये हमारा शी अब एक्ट कर रहा है एज अ कैथोड, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होता है। हमने एक कंसेप्ट लर्न किया था कि आर पे राइट आर पे रिडक्शन, अगर इधर रिडक्शन है वो होता है कैथोड पे, तो यह तो हमारा कैथोड है। लेफ्ट पे क्या होता है एनोड, तो जिंक क्या इस रिएक्शन में एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। चलो ये कंसेप्ट तो हमने प्रीवियसली लर्न कर ले थे। अब हमको चेक करना है कि रिडक्शन पोटेंशियल को कैसे फाइंड करते हैं, इसको रेफरेंस सपोज करके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अटैच कर दिया देखो वायर के साथ वोल्ट मीटर। अब ये आपको पता है सॉल्ट ब्रिज है। जब हम क्या करेंगे, इसको वायर से अटैच करेंगे, कैथोड एंड एनोड पे क्या होता है अपना अलग अलग रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगा। रिडॉक्स रिएक्शन के कारण करंट फ्लो होगा। अब सभी को पता है कि करंट क्यों फ्लो करता है। करंट फ्लो करता है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल के डिफरेंस के कारण ही करंट फ्लो करता है। अब यहाँ पे कौन सा पोटेंशियल होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल के डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। अब यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा हमने लर्न कर लिया, उसको क्या बोलते हैं ईएमएफ और ई सेल। ईएमएफ और ई सेल को कैसे फाइंड करते हैं, इसको फाइंड करते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड, कि कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल को बता दिया कि उसको ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, इसी के कारण ई से रिप्रेजेंट कर दिया रिडक्शन पोटेंशियल को। अब चेक कर लो यहाँ पे क्या है, सारी की सारी कंडीशन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर की क्या है स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड के कारण स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, जिसको नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तब इसको प्रैक्टिकली देखो, या प्रैक्टिकली वोल्ट मीटर अटैच किया होगा, हमको इसका रीडिंग तो नहीं पता, हम इसका क्या सपोज कर रहे हैं, कैथोड का 0 सपोज कर रहे हैं, क्योंकि शी को रेफरेंस सपोज किया है, तो इसका तो फिल कर दिया 0। अब वोल्ट मीटर हमें क्या बताएगा, पोटेंशियल के डिफरेंस को। अब यहाँ पे जो रीडिंग आ रहा होगा उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। अब इजीली क्या इस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस सेल के लिए यहाँ पे रीडिंग आ रहा था 0.76 वोल्ट। अब चेक करो ई नॉट एनोड, सिंपली क्या करना है, माइनस को इधर सेंड करना है हमको, तो हम क्या कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 0.76 वोल्ट। तो इस तरह से क्या फाइंड कर लिया, रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड कर लिया जिंक का। सिमिलरली जब कॉपर का चेक करना होगा तो इस शी के साथ कॉपर को अटैच कर देंगे। अगर सिल्वर का फाइंड करना होगा तो इस शी के साथ सिल्वर के इलेक्ट्रोड को अटैच कर देंगे। बट रेफरेंस जो है सभी के लिए सेम है, अगर सेम है तो इसका 0 लेट कर रहे हैं। अब 0 की अंडरस्टैंडिंग भी हम करते हैं। सपोज कर लो हमारे पास क्या है, हमारे पास सपोज कर लो 10 पर्सन है, 10 पर्सन।
10% या फिर 10 स्टूडेंट्स बोलो आप। हमारे पास है 10 स्टूडेंट्स। हमको क्या करना है, उस 10 में से एक को क्या कर देना है, उसको रेफरेंस मान लेना है। रेफरेंस के लिए क्या बोल देंगे कि जो एक स्टूडेंट जिसको रेफरेंस पोज कर रहे हैं, हम बोल देंगे कि उसकी पावर क्या है, उसकी पावर को बोल दिया 0। बट हमें पता है एक्चुअल में उसका पावर 0 नहीं होगा, उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी, कुछ ना कुछ पावर होगा। अब उसको 0 क्यों बोल रहे हैं उसके पावर को, क्योंकि इसको रेफरेंस पोज किया है। अब इस स्टूडेंट को अब हमारे पास जहाँ बच जाएंगे 9। हमको क्या चेक करना है, अब इस 9 में से चेक करेंगे कौन सा पावरफुल है। अगर इस 9 में से जिस स्टूडेंट ने इसको हरा दिया, उसको क्या बोल देंगे कि उसका पावर 0 से ज़्यादा है। 0 का से ज़्यादा मतलब कि उसका पावर इस रेफरेंस से मोर है। अब इस 9 में से जिस स्टूडेंट को इस रेफरेंस स्टूडेंट ने हरा दिया, उसका पावर को क्या बोल देंगे, जो हार गया उसको बोल देंगे नेगेटिव। क्यों, क्योंकि इसका सपोज किया था 0, तो 0 के अकॉर्डिंग वो हार गया, तो इसके कारण उसका नेगेटिव सपोज कर लेंगे। तो ऐसा ही कंसेप्ट हमारा यहाँ पे है। एक्चुअल में इसका 0 नहीं है, लेट कर रहे हैं 0। अगर 0 है, इसके अकॉर्डिंग जिंक का क्या आ गया, नेगेटिव में वैल्यू आ गया। नेगेटिव का मीनिंग कि जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, शी के रिडक्शन पोटेंशियल से कितना कम है, कितना कम है वो ये वैल्यू बता रहा है हमें। सिमिलरली जब कॉपर का फाइंड करेंगे, कॉपर का पॉजिटिव वैल्यू आएगा। कॉपर को जब यहाँ पे अटैच करेंगे तो कॉपर का वैल्यू आएगा 0.34 वोल्ट। अब ये 0 से मोर है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि पॉजिटिव वैल्यू ये बता रहा है कि इस शी के, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, मोर। सिमिलरली इस एग्जाम्पल के जैसे ही ये हमारा कंसेप्ट वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सभी कंसेप्ट हुए कंप्लीट। अब लास्ट टॉपिक चेक करते हैं ईएमएफ का। हम स्टडी करेंगे यहाँ पे ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस का डिफरेंस स्टडी करेंगे। बेसिकली चेक कर लो ईएमएफ भी क्या है। ईएमएफ भी एक पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस तो उसका नाम ही बता रहा है कि वो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। इन दोनों में बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंस है, उन डिफरेंस को हम चेक करते हैं। अब चलो यहाँ पे चेक करते हैं डिफरेंस ऑफ ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का फर्स्ट डिफरेंस क्या है। फर्स्ट डिफरेंस क्या है, फर्स्ट डिफरेंस में यही लिखोगे ईएमएफ में, विच इज़ द डिफरेंस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। कब डिफरेंस है, जब व्हेन सेल डू नॉट सेंड द करंट। तो इसमें फर्स्ट डिफरेंस ये है कि ये क्या है, ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन सेल डू नॉट सेंड द करंट इन ए सर्किट। जब सेल कोई भी करंट सेंड नहीं कर रहा, तब वहाँ पे जो डिफरेंस आएगा पोटेंशियल का, उसको क्या बोल देंगे, ईएमएफ बोल देंगे। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इसमें लिख देंगे इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड व्हेन। तो इसका ऑपोजिट कर दो, यहाँ तो सेल कोई करंट नहीं सेंड कर रहा, यहाँ क्या होगा, व्हेन सेल सेंड द करंट। जब सेल करंट को सेंड कर रहा है, तब सेल में जो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस ही बोलेंगे। बट जब सेल करंट नहीं सेंड कर रहा होगा, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको क्या बोल देंगे, ईएमएफ। अब चेक करो
यहाँ पे सेल क्या कर रहा है, करंट को सेंड कर रहा है। अगर करंट को सेंड कर रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा तो करंट सेंड करने में यूज़ हो गया। तो इसका वैल्यू क्या होगा, वैल्यू इज लेस देन मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू से कम होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत पोटेंशियल डिफरेंस तो करंट सेंड करने में यूज़ हो गया। बट ईएमएफ का वैल्यू क्या होगा, इससे मोर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई करंट सेंड नहीं हो रहा, तो इसका वैल्यू क्या है, मोर। अब थर्ड चेक करते हैं। अब हमको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस के कारण हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण हम इलेक्ट्रिकल वर्क कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वर्क, जिसको आप सिंपली वर्क भी बोल सकते हो, क्योंकि पता है इस चैप्टर में कौन से वर्क की बात होगी, इलेक्ट्रिक वर्क की बात होगी। तो अब वर्क किसके इक्वल होता है, वर्क इक्वल होता है गिब्स फ्री एनर्जी के। गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम यूजफुल वर्क। गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल होता है मैक्सिमम यूजफुल वर्क के। अब चेक कर लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या है इस चैप्टर के लिए। तो इसका फॉर्मूला है -NF ई सेल। ई सेल क्या है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर ईएमएफ। वैसे इस पर्टिकुलर चैप्टर में ई सेल रिप्रेजेंट करता है इस ईएमएफ को। तो अब चेक कर लो, जैसे ही ई सेल का वैल्यू मोर होगा तो गिव्स फ्री एनर्जी का वैल्यू मोर। इसका मीनिंग क्या है, वर्क का वैल्यू मोर। तो अब हम क्या बोलेंगे कि ईएमएफ की वैल्यू क्या बताएगी हमें, मैक्सिमम वर्क के अबाउट डिस्कस करेगी, बताएगी कि जैसे ही ईएमएफ का वैल्यू मैक्सिमम है वैसे ही इस सेल से मैक्सिमम कितना वर्क ऑब्टेन कर सकते हो वो आपको ईएमएफ बताएगा। तो यह क्या बताएगा, टेल्स अबाउट मैक्सिमम वर्क विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सेल, विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सेल, कि एक सेल से मैक्सिमम कितना वर्क ऑब्टेन कर सकते हो वो आपको ईएमएफ बताएगा। क्योंकि इसका वैल्यू मोर तो इसका गिब्स फ्री एनर्जी भी मोर, वो क्या बताएगा, मैक्सिमम वर्क के अबाउट आपको बताएगा। अब थर्ड पॉइंट क्या है, इसका वैल्यू क्या है, कम। अगर कम पोटेंशियल डिफरेंस को पुट करोगे तो गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू भी कम, तो इससे आपको क्या मिलेगा, वर्क भी लेस ही मिलेगा मैक्सिमम से। तो बोल देंगे वर्क इज लेस देन द मैक्सिमम वर्क दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सेल। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट डिफरेंस पे। अब नेक्स्ट डिफरेंस को चेक करने के लिए फर्स्ट को इरेज कर लेते हैं, फर्स्ट 2 को। अब हमारा नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, अब फोर्थ डिफरेंस है जो ईएमएफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेडी करंट। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेडी करंट। अब स्टेडी करंट क्या होता है, स्टेडी करंट उसको बोलते हैं जिसका इंटेंसिटी चेंज ना हो टाइम के साथ। फॉर एग्जांपल डीसी करंट, हम सभी को पता है कि डीसी करंट का ग्राफ क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, वो लाइक एसी करंट जैसे चेंज नहीं करता, तो इसको क्या बोल रहे हैं, स्टेडी करंट। तो स्टेडी करंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ईएमएफ। अब पोटेंशियल डिफरेंस नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेडी करंट। तो स्टेडी करंट के लिए
पोटेंशियल डिफरेंस रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबल होगा AC करंट के लिए जो चेंज होता है। अब चेक करते हैं हम लास्ट डिफरेंस, फिफ्थ डिफरेंस को। तो इसमें फिफ्थ डिफरेंस क्या है? फिफ्थ आपको डायरेक्ट लर्न करना है कि EMF इज फाइंड बाय पोटेंशियोमीटर। तो इसको कैसे फाइंड करोगे पोटेंशियल डिफरेंस को? इसको वोल्ट मीटर की हेल्प से, इसको वोल्ट मीटर की हेल्प से मेज़र करोगे, इसको आप पोटेंशियोमीटर की हेल्प से, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से आप मेज़र करोगे। और दोनों के दोनों रिप्रेजेंट तो वोल्ट में ही किए जाते हैं। तो ये तो बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं। डिफरेंस क्या है कि EMF को मेज़र करेंगे विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करेंगे विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड EMF, उसके बाद शी, और शी को एज अ रेफरेंस पोज करके कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करते हैं अदर सेल का, उसको डिस्कस किया। और लास्ट में EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस के डिफरेंस को डिस्कस किया। इस वीडियो के साथ साथ इसके अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करो और अपना अच्छे से प्रेपरेशन करो फॉर एग्ज़ाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।